साथियों डीके क्लासेस डीके सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। साथियों आरआरबी एएलपी 2024 के लिए हम लोग फिर से तैयारी शुरू करते हैं और इसमें हम लोग जो है साथियों साइंस एक्सप्रेस नाम से नए सीरीज़ की स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले साथियों क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ जो है शुरुआत करते हैं ताकि ये देखते हैं कि आप लोग अभी तक कितना पढ़े हैं। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म होगा, विद्युत एवं चुंबकत्व, और इसका पहला पार्ट 1 है और इसमें हम 50 एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इसके साथ ही साथियों 50 क्वेश्चन का फिर 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 1, 2 और 3 करके आएगा। इसी तरीके से साइंस के हर एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों आरआरबी एएलपी की वैकेंसी जो है वो 5696 से बढ़ा करके अभी फ़िलहाल के टाइम में क्या कर दी गई है, 18,799 कर दी गई है। तो सिलेक्शन की चांसेस क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो साथियों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, आगे बढ़िए। तो साथियों आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है साथियों, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर पूछ रहा है कि क्या करेगा। तो साथियों जब दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर वे दोनों एक धारा विपरीत ले जाते तो एक दूसरे को क्या करते, प्रतिकर्षित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। तो साथियों हम लोग पढ़े हैं विद्युत धारा के 3 मुख्य प्रभाव होते हैं। पहला है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा चुंबकीय प्रभाव, तीसरा रासायनिक प्रभाव। इसके अलावा एक और प्रभाव प्रकाशीय प्रभाव पढ़ते हैं साथियों, लेकिन विद्युत धारा का जो प्रकार नहीं है पूछा है वो है संकुचन प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संकुचन प्रभाव जो है विद्युत धारा के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट के द्वारा 1 मिनट के अंदर 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। पूछ रहा है कि धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा बताइए। तो साथियों विद्युत आवेश की मात्रा Q = I × T फार्मूले से निकाल सकते हैं। I की वैल्यू दिया हुआ है 0.75 एम्पियर और टाइम भी दे दिया है साथियों, कितना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड लिख सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा साथियों 45 कूलाम। ठीक है, तो कितना आवेश हो जाएगा, 45 कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि क्या दूरी के साथ बढ़ता है, कि दूरी के घन के साथ घटता है, या दूरी के साथ घटता है, या दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो साथियों आप सब लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। कूलाम के नियम में 2 नियम पढ़े होंगे कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इसके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी के वर्ग के साथ साथ क्या हो जाता है साथियों, घटने लगता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है साथियों, राइट हो जाएगा। एक बार कूलाम के नियम को आप लोग अवश्य पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, सीरीज सर्किट यानी श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण पूछ रहा है कि कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सजावटी लाइटें जो होती हैं वो श्रेणी क्रम यानी सीरीज सर्किट में होता है। तो परिपथ को हम लोग 2 तरीके से डिजाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो साथियों और एक और कॉम्बिनेशन है जिसको मिक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सीरीज, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन को एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। और घरेलू वायरिंग किस में की जाती है साथियों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ओके साथियों आ गया फ्यूज वाला क्वेश्चन जो हमेशा कंफ्यूज करके रखता है। क्वेश्चन है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो साथियों फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। तो साथियों फ्यूज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो होता है साथियों बार बार बनता है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फ्यूज तार टीन व शीशे की मिश्र धातु का एक छोटा सा तार है
जो कि चीनी मिट्टी के होल्डर पर दो धात्विक टर्मिनलों के बीच में खींचा रहता है। इसका गलनांक जो है तांबे की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। इसे परिपथ के किसी भी संयोजक तार के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। पूछता है प्रश्न साथियों कि फ्यूज तार को कौन से क्रम में लगाते हैं, तो सीरीज कम्बिनेशन में लगाते हैं। पहला नंबर पॉइंट याद रखिएगा, किसमें? सीरीज कम्बिनेशन में। जब परिपथ में किसी कारण धारा का मान एक निर्धारित मान से बहुत अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार क्या हो जाता है? तुरंत गर्म होकर के पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, जिससे धारा प्रवाह क्या हो जाती है? तुरंत रुक जाती है। एक और क्वेश्चन पूछता है साथियों कि फ्यूज का मटेरियल कैसा होना चाहिए। तो एक फ्यूज का जो मटेरियल होता है साथियों वो हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई कंडक्टिविटी मतलब लो रेजिस्टिविटी वाला होना चाहिए। तो साथियों याद रखिएगा कि ये निम्न गलनांक और उच्च चालकता यानी निम्न प्रतिरोध वाला होना चाहिए। साथियों कई जगह किताब में गलत लिखा रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, एक लघु पथित परिपथ यानी शॉर्ट सर्किटेड में धारा का मान क्या होता है? अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ता है। साथियों ये क्वेश्चन नहीं है, इसका ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ता है। तो साथियों क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के दौरान जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग शून्य के आसपास हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो होता है बहुत हैवी करंट फ्लो होता है और इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीट भी उत्पन्न होता है और आग लगे जाने का खतरा बना रहता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ऐसा क्यों है साथियों? तो क्या होता है कि कई प्रतिरोधों को जब समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो चालक की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल में वृद्धि करने के समतुल्य हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर चालक के प्रतिरोध में कमी आती है, उसी प्रकार से विभिन्न मान के अलग अलग प्रतिरोधों को जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ में कुल परिणामी प्रतिरोध जो होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो आता है, वो दिए गए प्रतिरोधों में जो सबसे कम मान वाले प्रतिरोध का तार होता है उससे भी कम प्राप्त होता है। साथियों जो लोग सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़े होंगे वो उनको ये चीज़ क्लियर हो पा रही होगी कि पैरेलल कम्बिनेशन में अगर एक से ज़्यादा क्या है रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उसमें जो सबसे कम मान का रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कम्बिनेशन में उससे भी कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो साथियों ये किसके इक्वल वैलेंट हो जाएगा? तो चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए साथियों फ्यूज वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, बिल्कुल अभी हम लोग पढ़े हैं। अगला बोल रहा है कि यह निम्न गलनांक वाले होने चाहिए, बिल्कुल। तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए साथियों? हाई कंडक्टिविटी या लो रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो सिंपल याद करिएगा कि अ फ्यूज वायर शुड बी क्या? लो मेल्टिंग एंड लो रेजिस्टिविटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हर एक क्वेश्चन को टाइम दे दे के बता रहा हूँ और विस्तार से बता रहा हूँ, तो जो लोग अगर अच्छे से नहीं भी पढ़ पाए हैं तो ध्यान से ज़रूर सुने। साथियों देखिए ग्रुप डी वाले भी कितने अच्छे से क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर पूछ रहा है कि वह क्या होता है। ठीक है, उबल जाता है कि गल जाता है कि गर्म हो जाता है कि ठंडा हो जाता है। तो साथियों अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? तंतु जो होता है वो गल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें जो होती हैं, पूछ रहा है कि किसके उदाहरण है। तो साथियों ये श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है यानी सीरीज कम्बिनेशंस के एग्जाम्पल होते हैं। इसी तरह से घर की जो लाइट होती है वो साथियों समांतर क्रम संयोजन का एग्जाम्पल होता है। साथियों एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया ये क्वेश्चन है क्या? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी,
इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। तो साथियों हम लोग चार्ज कैरियर के विषय में पढ़े हैं, धारावाहक के विषय में। तो धारावाहक क्या होते हैं? वे आवेशित कण जिनका एक निश्चित दिशा में प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण करता है धारावाहक यानी करंट कैरियर कहलाते हैं। तो साथियों विभिन्न परिस्थितियों के लिए क्या होता है, करंट कैरियर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे जितने भी ठोस होते हैं, ठोसों में जो है विद्युत धारा का प्रवाह का कारण जो होता है क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। इसी तरह से द्रव के अंदर बात करें तो धनात्मक और ऋणात्मक जो आयन होते हैं उनकी वजह से होता है, और गैसों के अंदर जो करंट फ्लो करने का कारण होता है वो धनात्मक आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से अर्धचालक के अंदर बात करें तो धारावाहक जो होता है वो होल होता है, और क्या होता है साथियों, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साथियों ये जितनी बात बोला हूँ उसको आप एक बार ध्यान से ज़रूर सुनें। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को श्रेणी परिपथ यानी सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा यानी ओवरऑल पूछ रहा है करंट क्या होगी। तो साथियों ओवरऑल करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वोल्टेज को अगर कांस्टेंट करके ऐसा करते हैं तो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर यानी उदासीन तार को दर्शाता है। तो साथियों उदासीन तार या न्यूट्रल वायर जो होता है इसको हम लोग नीला या काला रंग से क्या करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल रंग साथियों विद्युतमय के लिए होता है, और हरा रंग जो होता है भू तार के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एक सतत एवं बंद मार्ग क्या कहलाता है। तो साथियों विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में आम तौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है। तो आमतौर पर किसके कारण होता है, केवल और केवल प्रतिरोध की वजह से होता है। तो साथियों हम लोग आर एल एंड सी के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर एल सी के विषय में एक बार आप लोग देख लें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जब मेंस यानी मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापन यानी ओवर हीटिंग होकर के आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है। तो अति तापन होकर जो है आग लग सकती है, इसे हम लोग ओवरलोडिंग यानी अभिधारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होता क्या साथियों कि जब मुख्य तार पे ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो ओवर हीटिंग हो करके आग लग सकती है। इस कारण को हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों, ओवरलोडिंग जो है बोल देते हैं। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि कई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हों और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होगा। तो साथियों इसको आप ऐसे ध्यान रखिए कि घरों की जो सजावटें होती हैं वो घर में मतलब जो सामान लगाए जाते हैं, जितने भी विद्युत के उपकरण वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। तो एक भी उपकरण के खराब होने से सभी उपकरण हमारे बंद नहीं होते हैं, तो अन्य सभी बल्ब क्या होंगे साथियों, जलते रहेंगे। जैसे घर के अंदर ही क्या होता है, कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाने से सारा हमारा विद्युत बल्ब जो है बंद नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो साथियों 1/4 हो जाएगा, I/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा साथियों, I1R1 इक्वल टू हम फार्मूले में पुट कर देंगे, I1R1 इक्वल टू कितना, I2R2। ठीक है, I2R2 लिख देंगे। अब हमें जो है द्वितीय करंट I2 की वैल्यू बताना है जब प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जा रहा है। तो I1R1 पहले था तो इसको हम लोग IR लिख देते हैं, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले के 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I/4। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, राइट आंसर। ओके,
अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर जो है 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर के 165 वोल्ट हो जाए तो पूछ रहा है कि विद्युत धारा कितनी होगी। तो साथियों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करिए, ओम का नियम लगा दीजिए और ओम के नियम लगा करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है तो V1/V2 कर दीजिए इक्वल टू कितना, I1/I2 कर दीजिए। ठीक है, तो I1/I2 जैसे ही कर देंगे, अभी क्या पूछ रहा है साथियों, हमको करंट I2 की वैल्यू चाहिए। तो I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, I2 बराबर लिख सकते हैं हम V2/V1 और V2/V1 लिख देंगे और इसके मल्टीप्लाई में कर देंगे क्या, I1। ठीक है, तो साथियों जैसे ही इसको कर देंगे तो यहाँ पे I2 की वैल्यू जो आएगी, ओहो, तो साथियों V2 इक्वल टू क्या I2 बराबर लिख दिया V2/V1 इंटू I1। तो V2 की वैल्यू कितनी है, अभी बढ़ करके बाद में जो हो जा रहा है 165 वोल्ट। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 165 V1 की वैल्यू कितनी थी पहले 60 और इंटू I1 करंट का वैल्यू कितना दे दिया है साथियों, यहाँ पे कर देंगे हम 4। ठीक है, तो इसको 60 काट दीजिए यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे I2 की वैल्यू जो मिल जाएगी हमें वो कितना मिल जाएगा, 11 एम्पियर का। ठीक है, 15 से इसको काट दीजिए, 15 का नम 15 का नम। ठीक है, तो कितना आ गया, 11 एम्पियर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e है तो स्मॉल t सेकेंड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। तो साथियों हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है और Q बराबर क्या लिख सकते हैं, N इंटू ई लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I/T। तो यहाँ पे दोस्तों हमें N की वैल्यू चाहिए तो E को इस पार में भेज दीजिए, इसके अपान में आ जाएगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा साथियों, N बराबर हो जाएगा I इंटू टी अपान क्या लिख सकते हैं, स्मॉल e। तो ये दोस्तों देखिए कौन से विकल्प से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार का व्यास को आधा कर दिया जाए तो तार में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा। तो साथियों 1/4 हो जाएगा। तो साथियों इसके लिए जो है आप लोग फार्मूला लगा के देख लीजिए और कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट की माप किसके द्वारा की जा सकती है, प्रेरण अमीटर के द्वारा, इंडक्शन अमीटर के द्वारा कर सकते हैं साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। साथियों इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम उसी तरीके से होगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़ के 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति, तो धारा के प्रवाह की विरोध की शक्ति पूछ रहा है कि न्यूनतम होता है। तो सबसे ज़्यादा धारा के प्रवाह का विरोध कौन करता है, जो कुचालक होता है। सबसे कम कौन करेगा, जो सुचालक होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति कैसी होती है। तो साथियों ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि कैसा होता है, ये रैखिक होता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट के लिए ये जो ग्राफ खींचते हैं हम लोग, ठीक है, वाई एक्सिस को इधर लेते हैं, एक्स एक्सिस को यहाँ लेते हैं, ठीक, और इस साइड में करंट को लेते हैं और इस साइड में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कराते हैं और इस साइड में करंट को। इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, रैखिक होता है, लीनियर होता है और ये इसकी क्या होती है, स्लोप होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। तो साथियों हम लोग पढ़े हैं क्या कि विद्युत धारा जो होता है वो चालक सिरों के बीच में लगाए गए विभवांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम के नियम के अनुसार भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज पूछ रहा है क्या होगा। तो धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ओके,
अगला क्वेश्चन है विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करना है। साथियों ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। विद्युत चालकता के आधार पर पूछा है, तो कॉपर, ग्रेफाइट और मानव शरीर ये सभी क्या हैं, चालक हैं, जबकि रबड़ क्या हो जाएगा, कुचालक या अचालक में आ जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली के लिए चालक नहीं है। तो ग्लूकोज का जो घोल होता है बिजली के लिए चालक नहीं है। देखिए आरआरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पे पूछ रहा है कि क्या असर पड़ेगा। तो साथियों प्रतिरोध जो है 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। साथियों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। दो चीज़ें हैं, वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोधकता, यानी ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दो चीज़ों की वजह से क्या होती है, प्रभावित होती है। एक तो जिस पदार्थ का वो बना होता है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और दूसरा ये तापमान की वजह से क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। तो साथियों प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु यानी फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु इनमें से कौन सा गुणधर्म का होना आवश्यक है। तो साथियों उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना आवश्यक होता है। तो उच्च गलनांक को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि तांबे के एक तार की त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 mm है और बोल रहा है लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो है इसकी दी हुई है कितना, 0.5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर हो, तो पूछ रहा है कि तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है जो कि आप ρ×L/A वाले फार्मूला से सॉल्व करके निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 10/π ओम आएगा। ये इसका सही आंसर है। तो सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं हो पाएगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा। पूछ रहा है कि समान लंबाई और व्यास के तांबा, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं, इनमें से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किसका होगा साथियों, तो कांच जो है कांच का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। तो साथियों अगर समांतर क्रम संयोजन पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। समांतर क्रम संयोजन में संयोजित की गई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सभी प्रतिरोधों को दो दिए गए बिंदुओं के बीच में संयोजित होता है, पहला सही है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है, नहीं, निम्न होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर समान होता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब क्या कथन 1 और कथन 3 सही है, बाकी सब क्या है गलत। ध्यान से पढ़िए। यदि तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता, ध्यान देना दोस्तों, एक है प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोधकता, पूछ रहा है प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो रेजिस्टिविटी होती है इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। साथियों प्रतिरोध पूछता तो बदल जाता, लेकिन ये क्या पूछा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के विषय में पूछा है, रो के बारे में पूछा है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। ओके दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग हम प्रतिरोधों को, अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः ... परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तापमान, पदार्थ की प्रकृति, सुचालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए बी सी डी चारों ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ए बी सी डी। ओके।
अगला क्वेश्चन है, सड़कों आबली गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो साथियों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक होता है? तो साथियों जिस पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा वो सुपर कंडक्टर हो जाता है। तो आप लोग सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी के विषय में ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। क्वेश्चन पूछ, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको हम लोग प्रतिरोधक बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि इसका उष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो साथियों H=I²R×T फार्मूला हम लोग जूल का नियम लगाते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो उत्पन्न ऊष्मा भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ओके। अगला क्वेश्चन है, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन सा बल्ब का प्रतिरोध पूछ रहा है उच्च होगा? तो साथियों जो डिम जलने वाला बल्ब है इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो बल्ब वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की करंट के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक घर में क्रमशः 30 वाट, 60 वाट, 75 वाट की रेटिंग वाले ए, बी और सी के एक विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो बल्ब सी क्या होगा दोस्तों, अधिक चमक को दिखाएगा, या बल्ब सी की चमक क्या हो जाएगी, अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों समांतर क्रम में क्या होता है, जिस बल्ब का वाटेज सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रकाश देता है, ये याद रखिएगा। साथियों क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों विद्युत ऊर्जा की अगर यही बात अगर हम पूछ लेता कि एसआई मात्रक क्या होता है तो जूल आंसर देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जिसको हम लोग एक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा के होता है, जो कि 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। या इसको हम लोग 860 किलो कैलोरी के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलो कैलोरी के लिए भी लिख सकते हैं, या 3.6 मेगा जूल भी लिख सकते हैं। तो साथियों ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको हम लोग शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो साथियों इस तरीके से हम लोग क्या है 50 क्वेश्चन को पढ़ लिए, जो कि लगभग 28 से 30 मिनट के बीच में जा रहा है। तो साथियों पूरे विस्तार से एक एक क्वेश्चन को देखा गया है और आगे हम कोशिश करेंगे और भी विस्तार से क्वेश्चन को पढ़ाने का। तो साथियों बने रहिए, जुड़े रहिए और बताइए क्वेश्चन कैसा रहा, जो कि आरआरबी जेई में, एएलपी में और ग्रुप डी के वैसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं शामिल करूंगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इसको शेयर करें। साथियों वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो आप इसको समझें और इसे लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।